दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि जहां एक तरफ ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल घुटने के बल बैठा और सीज फायर के ऐलान की तरफ बढ़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। यही नहीं, इसी के साथ इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। यूक्रेन ने एक मिसाइल दागी तो वहीं रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन से कीव को हिलाकर रख दिया, थर्रा कर रख दिया। एक एक खबर डिटेल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इजराइल से सीज फायर की खबरों के बीच लेबनान में जश्न, समझौते को बताया कुर्बानी का परिणाम। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट पर अली खामेनेई ने दी प्रतिक्रिया, कहा अरेस्ट वारंट नहीं, नेतन्याहू को फांसी पर लटकाओ। इजराइल में एक बार फिर तेज हुआ नेतन्याहू विरोधी प्रदर्शन, कैदियों की अदला बदली के लिए सड़क पर उतरे इजरायली। यूक्रेन ने रूस पर ATACMS से किया हमला, चंद घंटों में ही रूस ने किया पलटवार, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला। और अब रूस से लोहा लेने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सेना यूक्रेन भेजने का कर रहे विचार। इधर यूक्रेन से लड़ने के लिए हूती लड़ाके पहुंचे रूस। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद, हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार वैसे तो हम तक पहुंच रहा है लगातार, इसी बदौलत। देखिए, अब पहले हम मिडिल ईस्ट की खबरों तक सीमित रहा करते थे, लेकिन अब हमारा ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक हमारी टीम पूरी रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है इस पर भी नजर बनाए हुए है। ये प्यार आप ही का है जिसकी बदौलत द लाइव टीवी का परिवार बढ़ा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बिना देर किए पहले मैं खबर की तरफ लेकर चलता हूं, जहां पर लेबनान के साथ इजराइल सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस थोड़ी देर में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। इन सब के बीच जो खबर आई है उस खबर को देखिएगा कि वहां किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। दरअसल एक खबर पहले तरफ से ये आई कि कहा गया TLDR की तरफ से कि अगर संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव है 1701 के तहत इजराइल और लेबनान में अगर युद्ध विराम होता है तो हालात क्या होंगे वो बताए गए। लेबनान से पूरी तरह से इजराइल को हटना होगा। हिजबुल्लाह अगेन मतलब दोबारा से दक्षिणी लेबनान में जम जाएगा और हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे 7 अक्टूबर 2023 के पहले के थे। इसका मतलब ये होगा कि इजराइल अपने दो जो प्रमुख उद्देश्य थे, एम थे, उन्हें पूरी तरह से हासिल करने में नाकाम रहेगा। एक तो ये कि हिजबुल्लाह का मिसाइल शक्ति को कम करना वो नहीं कर पाया और उसे मिलिट्री तौर पर यानी कि उसे हराना वो नहीं कर पाया। वहीं हिजबुल्लाह को लितानी नदी से परे मतलब उधर की तरफ धकेलने का जो उसका प्रयास था वो भी नाकाम साबित होगा। अब हो क्या रहा है, जरा एक खबर आई, बताया गया कि युद्ध विराम की खबरों के बीच लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें लेबनान से सभी इजरायली बदलों की वापसी होगी और इसी को लेकर जबरदस्त तरीके का माहौल लेबनान के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं केवल हिजबुल्लाह लड़ाकों का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि लेबनान की जनता इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आ रही है। अब अल मयादीन से हमास नेता ओसामा हमदान ने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम की कोई भी घोषणा हमें खुश करती है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमारे लोगों के साथ खड़ा रहा और ये महान बलिदान दिया। यदि लेबनान में युद्ध विराम हासिल किया जाता है तो ये जो हिजबुल्लाह है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इजराइल को निशाना बनाने में कल जो हुआ उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी कल जो हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल से हमला किया उसकी वजह से ही इजराइल की कमर टूटी और इस पर वो आकर खड़ा हुआ कि उसे अब लेबनान से यानी हिजबुल्लाह से समझौता कर लेना चाहिए। इस बात का दावा हमास की तरफ से करते नजर आए। अब देखिए, एक और खबर निकल कर आई, इसमें बताया हदशुत बेजमैन है, ये खुद इजरायली हैं, वो कहते हैं हिजबुल्लाह अब तुम हमें फ्री हो, कभी भी कैसे भी मार सकते हो और वो यानी कि इजराइल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेतन्याहू कायर थे और अब भी हैं। वही इजरायली मीडिया ने है मारीवी, उसने कहा नेतन्याहू के पास दो विकल्प हैं, या तो एक समझौते पर आए जो कर नहीं जा रहे, या फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके तहत जो समझौते तय किए जाते हैं उसके तहत वो बाध्य होकर वही समझौता करे जो सिक्योरिटी काउंसिल तय करती है। वहीं इसी बीच ईरान के नेता है अली खामेनेई, उनके एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। क्या कहा है? दरअसल आपको पता है कि आईसीसी की तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ एक वारंट जारी होता है। वो गिरफ्तारी वारंट जैसे ही जारी होता है हड़कंप मच जाता है योव गैलेंट और नेतन्याहू के खिलाफ। अब जो अली खामेनेई, अभी तक उन्होंने ऐसी कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट काफी नहीं है, उनको मौत की सजा दी जानी चाहिए। इजराइल लेबनान गजा में जीत हासिल नहीं करेगा, यह दावा किया गया। अली खामेनेई ने कहा कि लेबनान और फिलिस्तीन में इजराइल अपराधों की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल को यह सोचने वाला मूर्ख है कि
उसने अपनी बमबारी से तमाम चीजें जीती हैं। फिलहाल उन्होंने एक बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया है कि नेतन्याहू को फांसी होनी चाहिए। फिलहाल जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि हिजबुल्लाह से यानी लेबनान से पूरी तरीके से खाली होने वाला है इजराइल, उसके बाद अब प्रतिक्रियाएं इजराइल के अंदर से भी निकलने लगी है। एक वीडियो पूरा तैयार किया गया और उसमें बताया गया नेतन्याहू का बहुत बुरा सप्ताह रहा। बताया गया ये पूरा वीक, जो पूरा हफ्ता बीता, ये नेतन्याहू के लिए कितना खराब है। पहले आईसीसी की तरफ से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होना, और उसके बाद हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से डरकर इजराइल को सीज फायर करना, ये दोनों ही बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और ये इन दोनों में ही नेतन्याहू पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। ये अब इस पर एक तरह तरह के मीम्स और वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। चैनल 14 है, वैसे ये इजरायली है तो निजी चैनल, लेकिन ये इजरायली सरकार का चाटुकार चैनल है। इसने क्या लिखा, सुरक्षा का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के अंदर कई और इलाकों में रॉकेट से हमले होंगे, जिसका दावा थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने किया था कि इस तरह की आशंका जताई जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि सीज फायर से पहले एक बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह आखिरी मोहर अपनी छोड़ना चाहेगा। अब प्रेस टीवी की खबर है, यह खबर आई है जो तमाम इजराइल के तमाम सैनिक और कमांडर पहुंचे थे ना दक्षिण लेबनान, वह हमला कर रहे थे। उसमें एक शोधकर्ता थे, क्या थे, रिसर्चर थे, उनकी मौत हो गई थी। इसमें कहा गया है कि लेबनान में एक रिसर्चर की हत्या के बाद इजराइल के कमांडर को इस्तीफा देना पड़ा, यानी वैश्विक दबाव उन पर पड़ा कि क्या कर दिया। इजरायली सेना में गोलानी ब्रिगेड के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें दक्षिणी लेबनान में एक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दुनिया भर से थू होने के बाद आखिरकार इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। दक्षिण लेबनान में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी पुरातत्वविद हैं, उनकी हत्या के बाद एक अधिकारी को देना पड़ा है इस्तीफा, क्योंकि लगातार सब कह रहे थे कर क्या रहे हो, पहले गजा में कर रहे थे, अब लेबनान, और लेबनान में भी क्या कर रहे हो, अब आप दूसरे देश के लोगों को मार रहे हो, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मार रहे हो। उसके खिलाफ ये दबाव पड़ा और आखिरकार ये इस्तीफा देना पड़ा। एक अब वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिएगा। नहीं, ये वीडियो वेस्ट बैंक का नहीं है कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रही हो इजरायली पुलिस। दरअसल ये अपने ही यहूदियों को मार पीट रहे हैं। क्यों, वजह बताता हूं। दरअसल इसमें बताया गया है, प्रेस टीवी की तरफ से खबर है कि इजरायली पुलिस ने यहूदी रब्बी जो होते हैं उन पर हमला किया, क्योंकि उन्होंने यहूदी विरोधी रब्बी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। बस यही बात नागवार गुजरी और उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई। और वहीं अब एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन इस बात को लेकर कि लेबनान के साथ आप समझौता कर रहे हैं तो गजा के साथ क्यों नहीं, हमास के साथ क्यों नहीं। अगर आप हमास के साथ आज ही समझौता कर लेंगे तो कैदियों की अदला बदली हो जाएगी। इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इजरायली कैदियों के परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो इजराइल है वो हमास के साथ कैदियों की जो अदला बदली होनी है, यानी प्रिजनर एक्सचेंज जो होना है, उसके समझौते तक पहुंचने में पूरी तरह से नाकाम रहा। इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। अब आइए, अब आपको लेकर चलता हूं, एक और बड़ी खबर निकल कर आई। कहां से, ये बताया गया उत्तर सीरिया के पश्चिमी अलबाब इलाके में एसडीएफ और एसएनए के बीच जबरदस्त झड़पों की खबर है। तुर्की तोपखाने द्वारा गोलीबारी की भी सूचना है कि तुर्की की तरफ से बड़ी जबरदस्त गोलीबारी की गई है। लेकिन इन सब के बीच जब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं तो एक खबर मैं अपने देश से जुड़ी हुई दिखाऊंगा, क्योंकि विदेशी मीडिया में एक खबर बड़ी जोर शोर के साथ छापी गई और क्या कुछ लिखा गया। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर होने का दावा, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से पथराव, गोलीबारी, तमाम चीजें हुई, उसको लेकर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा। संभल भारत में क्या हो रहा है, एक धार्मिक रंगभेद बन गया है, यानी कि किस तरीके से रिलीजियस तौर पर पक्षपात किया जा रहा है, यह दावा विदेशी मीडिया करता है। इसमें लिखा है संभल वायलेंस, यानी संभल की हिंसा। एक अदालत की तरफ से 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। यह आरोप लगाते हुए कि इसे एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। गलत सूचना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, विदेशी मीडिया छाप रहा है। गलत सूचना और हिंदू राष्ट्रवादी नारों ने, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, दहशत और हिंसा को बढ़ावा दिया। ये आगे लिखते हैं, पुलिस के साथ झड़प में 5 मुसलमानों की मौत हो गई। परिवारों ने अधिकारियों पर बिना मतलब के गोलीबारी करने का आरोप लगाया। इसमें आगे लिखते हैं, मस्जिदों पर जो हो रहा है हिंदुत्व वॉर ऑन मॉस्क, यानी कि लगातार मस्जिदों पर कब्जा करने का जो एक संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर है कि हाल ही के वर्षों में देखा गया कि जो कट्टरपंथी बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व वाले हिंदूवादी राष्ट्रवादी समूहों ने अदालतों में याचिका की, एक के बाद एक झड़ी सी लगाती है, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रमुख इस्लामी स्थलों के निशाना बनाकर हिंदू मंदिरों पर मस्जिदें बनाई गई। खैर, ये समझ लीजिए कि किस तरीके से कहां तक ये मार लग रही है कि वहां तक इस बात की गूंज हो रही है, विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। अब आ जाते हैं रूस के ऊपर। दरअसल एक वीडियो सामने आई है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो को आपने देखा, वीडियो में है दावा किया गया है
कुसर्क है उसमें एक रूसी जो हवाई क्षेत्र है ये, उस पर यूक्रेन की तरफ से ATACMS से हमला किया गया और उसकी फुटेज बताई गई है। क्या है ATACMS, यानी लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसका हाल ही में अनुमति दी थी अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों ने कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर रूस भड़क गया था कि अगर यह ऐसा होता है तो बहुत घातक स्थिति बन जाएगी, और होती भी नजर आई, क्योंकि इसके फौरन बाद ही चंद घंटों बाद एक खबर निकल कर आई कि बेलगोरोड और डेनिस्टर ओदेसा इलाका है, वहां पर यूक्रेन के बंदरगाह शहर पर रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। एक के बाद एक कई खबरें हैं, जिसमें ये देखिए एक खबर आई कि यूक्रेन के जो हवाई क्षेत्र हैं, यानी कि जो एयर स्पेस है, उसमें 45 ऐसे रूसी ड्रोन हैं जो उड़ रहे हैं। रूस ने अलग अलग दिशाओं से ये सारे के सारे लॉन्च किए और यूक्रेन की तरफ ये लगातार बढ़ रहे हैं। यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसे प्रभावित करने के लिए ये लगातार ड्रोन काम कर रहे हैं और उसी इलाके में चक्कर लगा रहे हैं, यानी एक बड़े हमला होने की यूक्रेन पर संभावना जताई जा रही थी। और इसी बीच एक खबर आ भी गई। खबर क्या है कि कीव में कई विस्फोट सुने गए हैं, आसमान में काफी चीजें घटती हुई नजर आई लोगों को। कीव के हवाई क्षेत्र में लगभग 20 रूसी ड्रोन काम कर रहे हैं। इस बात का दावा अब किया जा रहा है कि 45 उधर किया जा रहा था और यहां बताया जा रहा है 20 ड्रोन अभी कीव के आसमान में उड़ रहे हैं और एक बड़ा हमला कर सकते हैं। इसमें एक और दावा किया गया जिसमें बताया गया रूसी ड्रोन की एक बड़ी सी खेप भेजी गई है यूक्रेन के एयर स्पेस में, यानी यूक्रेन के आसमान में तैर रही है। 80 से ज्यादा रूसी ड्रोन का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है, यह दावा भी किया गया है। चलिए कुछ और दावे हैं, खबर क्या है अलग अलग जगह की, एक साथ आपको बताता जाता हूं। इसमें बताया गया कि रूसी रॉकेट सीधे यूक्रेन से खार्किव की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 ड्रोन पकड़ा गया और रॉकेट दागे गए। यूक्रेन के सुमी पर भी रॉकेट से हमला हुआ। ब्लैक सी में एक रूसी मिसाइल वाहक तैनात किया गया है, मिसाइल वाहक यानी कि जो कैरियर है, मिसाइल कैरियर, उसे तैनात किया गया है कि किसी भी स्थिति में तुरंत ही समुद्री इलाके से भी एक बड़ा हमला तक किया जा सके। इसके लिए रूस ने ब्लैक सी में अपनी तैनाती कर दी है। रूस के कुर्स्क में मिसाइल खतरा हुआ और लगातार सायरन भी वहां पर बज रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अब खबर आई कि क्या हो रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर आई है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी सेना को यूक्रेन भेजने का फैसला किया, जिससे वो रूस की सेना से लड़ सके। इन सब खबरों के बीच रूस ने क्या कर दिया, रूस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए जो हूती लड़ाके हैं उनको भेज दिया है कि जाइए अब आप जाकर लड़िए। यानी हूती लड़ाकों की एंट्री वहां पर हो चुकी है, यानी यमन के जो वहां के हैं उनको भेजा है। इन सब के बीच एक ले मोंडे हैं डीडी जियोपॉलिटिक्स के हवाले से एक खबर आई है कि फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने पर अभी विचार कर रहे हैं, यानी कि अब ये संघर्ष जो रूस और यूक्रेन के बीच तकरीबन 2.5-3 साल से चल रहा है, ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। ले मोंडे लिखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के जो फोर्स है, आर्म फोर्स है, उसको रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च करने में मदद कर रहे हैं। जमीन पर पश्चिमी समर्थन बिना, मतलब कि पश्चिमी देशों के बिना AFU रूसी क्षेत्र पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करता है। शॉर्ट शैडो और स्कैल्प मिसाइलों को यूक्रेन जो बॉम्बर्स हैं पर लोड करने से पहले इस प्रोग्राम को जानना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि ये सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और यूक्रेन को बता रहे हैं कि उनके सैनिकों को कैसे लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। एक लेमोंडे ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से यूक्रेन की हथियारों की आपूर्ति संभवतः समाप्ति की वजह से यूरोप यूक्रेन में सेना या निजी सैन्य कंपनियों को भेजने की संभावना पर चर्चा कर रहा है कि एक तरफ यूक्रेन को खेप पानी बंद हुई है अमेरिका से, तो वहीं अब इन सब पूरे युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन कूदने जा रहे हैं। हमले क्या क्या हुए हैं इसे अब समझिएगा। रशिया की तरफ से बताया गया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पिछले 24 घंटे में 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, जो यूक्रेन की तरफ से दागेगा, यह दावा है। कई ऐसे भी जानकारी मिली सूत्रों के हिसाब से कि यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र में एक हवाई इलाके पर हमला किया और इसके लिए ATACMS का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बताया गया कि कुछ विमानों को पहले ही वहां से हटा लिया गया था, इसीलिए ज्यादा नुकसान रूस को उठाना नहीं पड़ा। यह दावा अब रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। कुछ और उन्होंने बात कही कि रूसी सेना ने यूक्रेन के जो खास तौर पर एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटे में कई ऐसे रूसी जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने 45 फिक्स्ड विंग UAV को रोक दिया, यानी मार गिराया। ये तमाम 400 कर्मियों को खो दिया। यूक्रेन में जो हमला हुआ उसमें 400 उनके सैनिकों की मौत हुई, दावा किया गया। 24 घंटे में सेंट्रल समूह के उनके संचालन क्षेत्र में यूक्रेन को 440 सैनिकों से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये तमाम दावे अब किए जा रहे हैं। आइए एक और खबर है नाटो से जुड़ी हुई। एडमिरल रॉब बाउअर का कहना है कि नाटो रूसी क्षेत्र पर एहतियाती हमले पर विचार कर रहा है, यानी जो फ्रांस और
ब्रिटेन की खबर थी कि वो दोनों के दोनों अपनी सेना को यूक्रेन भेज रहे हैं रूस से लड़ने के लिए। तो माना जा रहा है कि नेटो की सलाह पर यह भेजा जा रहा, हो सकता है इनकी तादाद भी बढ़ जाए। यानी अगर ऐसा हुआ तो आखिर में एक खबर ये कि फ्रांस रूस की संपत्तियों को प्राप्त आय का उपयोग करके यूक्रेन को बड़ी जबरदस्त मिसाइलें और हथियारों की आपूर्ति करने का इरादा कर रहा है, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इटली, पोलैंड और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत भी हो गई और फाइनल डील होने जा रही है। यानी अमेरिका एक तरफ हथियारों की सप्लाई करने से रुक रहा है यूक्रेन के लिए, लेकिन ये तमाम देश अब आगे आने लगे हैं। ये तो अब तक की खबर रही, आगे और भी कई खबरें आप तक लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।